हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं नीलू वर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सुमित सर इस समय फैमिली फंक्शन अटेंड कर रहे हैं और सर बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप लोगों के करंट अफेयर की क्लास डिस्टर्ब हो। तो इसलिए आज की क्लास मैं करवाऊंगी आप लोगों को। बहुत ही जल्द सुमित सर वापस आ रहे हैं और हो सकता है कल से ही आप लोगों को सुमित सर फिर से करंट अफेयर की क्लास को कंटिन्यू करवाएं। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस बीच आए थे उन सब को कवर किया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास मेरे साथ आप लोग स्टार्ट करेंगे। आज है 29 फरवरी और आज के दिन की क्लास में हम 28 और 29 फरवरी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। हमारी जो करंट अफेयर की क्लास होती है सबसे पहले उसमें हम रिवीजन करते हैं। तो चलिए कल वाले क्वेश्चंस का हम रिवीजन करेंगे, यानी कि जो 27 फरवरी के क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन था उसमें विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको पता है कब मनाया जाता है, 27 फरवरी को। भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 जो कि आयोजित हुआ था मालदीव में। हाल ही में डीआरडीओ ने किस स्वदेशी लेजर हथियार के परीक्षण करने की घोषणा की, तो उसका नाम था दुर्गा 2। फोर्थ क्वेश्चन था किस देश की निजी कंपनी ने चांद पर अपना पहला कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान उतार करके इतिहास रचा, तो वो था अमेरिका। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया है 6.5%। हाल ही में एफएटीएफ ने किस देश को वित्तीय अपराध निगरानी की सूची यानी कि ग्रे लिस्ट बाहर किया, तो वो था यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। वर्ष 2023 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो अशोक सर्राफ को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ध्यान रखेंगे ये वर्ष 2023 के लिए है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023 के लिए गढ़ सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया, तो सुरेश वाडकर जी को सम्मानित किया गया है। और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मनोहर जोशी का निधन हो गया। ये जो है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री। आप हमारा एमजेटी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं जहां पर आपको इस वीडियो की फ्री क्विज मिलेगी। इसका पीडीएफ भी आपको यहीं पर मिलेगा। इसके अलावा और भी कई सारे वीडियो कोर्सेज हैं, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया, तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ध्यान रखना है आपको, 28 फरवरी को। इस वर्ष की थीम रखी गई है सतत भविष्य के लिए विज्ञान, यानी कि साइंस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। दोस्तों अगर थीम छोटी हो जाती है तो सर ने भी आपको कई बार बताया है कि अगर थीम छोटी है तो उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनने की जो संभावना होती है एग्जाम में वो बढ़ जाती है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम इस बार क्या रखी गई है, सतत भविष्य के लिए विज्ञान। इस दिन 28 फरवरी 1928 को भारत के जो महान वैज्ञानिक जो कि सीवी रमन थे, उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी। ठीक है, रमन इफेक्ट, यहाँ से साइंस में भी क्वेश्चन बनते हैं। रमन इफेक्ट की खोज के लिए 1930 में उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि जो नोबेल पुरस्कार होते हैं वो कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं, और उनके नाम भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इस दिन की शुरुआत कब हुई थी, तो पहली बार ये मनाया गया था 28 फरवरी 1997 को, और तब से लगातार ये दिवस हम लोग 28 फरवरी को मनाते हैं। चलिए अब अभी तक जितने भी फरवरी में डे आए हैं उनको हम लोग फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। 1 फरवरी को मनाया गया भारतीय तटरक्षक दिवस, ये इसका 48वां संस्करण था। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, थीम इसकी थी वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलफेयर। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। 1 से 7 फरवरी को विश्व अंतरधार्मिक सद्भाव सप्ताह मनाया गया, जिसकी शुरुआत 2010 से हुई थी। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। 7 फरवरी को राष्ट्रीय कला एचआईवी या एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया। वहीं पर 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 10 फरवरी को मनाया गया विश्व दलहन दिवस। 11 फरवरी को समर्पण दिवस। 11 फरवरी को ही एक और दिवस मनाया गया, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है, और 12 ही फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या थी, तो इस बार की थीम थी इनोवेट। 15 फरवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। 15 फरवरी को ही विश्व मानव विज्ञान दिवस भी मनाया गया। 18 फरवरी को विश्व वेल दिवस और विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया। 20 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस और 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया। यहीं पर एक दिवस और ऐड कर लेना है आपको, 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किससे नया लोकपाल नियुक्त किया,
तो दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नया लोकपाल नियुक्त किया है एएम खानविलकर को। इनका पूरा नाम क्या है? अजय माणिकराव खानविलकर। अजय माणिकराव खानविलकर, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चंस की डिटेल देखते हैं। यहाँ पर इमेज में आपको एएम खानविलकर जी दिख रहे हैं। फॉर्मर एससी जज खानविलकर इज न्यू लोकपाल चेयरपर्सन, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन की डिटेल देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जस्टिस एएम खानविलकर को नया लोकपाल नियुक्त किया है। इनके साथ 6 अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है, जिसमें से 3 न्यायिक सदस्य हैं और 3 अन्य सदस्य हैं। 3 न्यायिक सदस्य कौन कौन से हैं? तो न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी, न्यायमूर्ति संजय यादव और न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। ये 3 लोग जो हैं ये न्यायिक सदस्य नियुक्त किए गए हैं। और अन्य सदस्य में अजय तिर्की, पंकज कुमार और सुशील चंद्रा जी हैं। इस समय जो वर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष हैं वो है न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती जी। दोस्तों, न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष का जब कार्यकाल पूरा हो गया था तो 2 साल से लोकपाल अपने नियमित प्रमुख के बिना ही चल रहा था, और अब जाकर के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने एएम खानविलकर को नया लोकपाल नियुक्त किया। समझ में आ गया आप सभी को? यहाँ पर कुछ प्रमुख नियुक्तियां दी गई हैं जो कि अभी हाल ही में हुई है, तो इसको आप लोग रिवाइज कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के, या फिर आपको पीडीएफ मिलेगी, वहां से भी आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और, यहाँ पे जो भी रिवीजन पॉइंट आपको दिए जाते हैं, चाहे यहाँ पर रिवीजन करवाया जाए या ना करवाया जाए, लेकिन आप जब वीडियो देखने के बाद पीडीएफ रीड करते हैं तो आप सारे ही रिवीजन पॉइंट को बहुत ही अच्छे से रिवाइज किया करिए। इससे आपको उसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी नियुक्तियां हुई या फिर डेट्स होते हैं, जो भी रिवीजन पॉइंट आपको दिया जाता है, हमारा उद्देश्य होता है कि आप उसे बार बार पढ़ें। बार बार पढ़ने से क्या होता है कि वो आपकी मेमोरी में फीड हो जाता है और फिर आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली वो चीजें आपको याद हो जाती हैं। तो इसका रिवीजन आज आप खुद करेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 1 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां पर विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया जाएगा? अगला क्वेश्चन है, 1 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां पर विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया जाएगा? तो दोस्तों, 1 मार्च 2024 को जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं वो उज्जैन, मध्य प्रदेश के उज्जैन में वैदिक घड़ी का उद्घाटन करेंगे। अब ये वैदिक घड़ी क्या है? तो यहाँ इमेज में आप देख रहे हैं, ये जो आपको यहाँ पे चमकीला वाला हिस्सा दिख रहा है यही वैदिक घड़ी है। इसका क्या उद्देश्य होगा, ये क्या काम करेगी? तो फ्रेंड्स, उज्जैन में ये लॉन्च किया जाएगा, ये तो आपको पता चल गया। उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर किया जाएगा? उज्जैन के जंतर मंतर यानी कि जीवाजी वेधशाला में। इसकी लागत कितनी है? तो 1,58,00,000 रुपए का खर्च आया है इसमें। यह जो वैदिक घड़ी है इसमें हिंदू पंचांग, ग्रहों की स्थिति, मुहूर्त और ज्योतिष गणना के बारे में जानकारी प्रदर्शित करेगी। यह भारतीय मानक समय यानी कि IST और ग्रीनविच मीन टाइम GMT भी दिखाएगा। तो ये दुनिया की पहली वैदिक घड़ी है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश आया है, तो हमारी क्लास की खासियत होती है कि जो भी राज्य आते हैं उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको रिवाइज करवाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश राजधानी आपको पता है भोपाल है। यहाँ के CM है डॉक्टर मोहन यादव और यहाँ के राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। झीलें यहाँ पर भोजताल, साख्य सागर, ये सब प्रमुख झीलें हैं। नेशनल पार्क है माधव नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। दर्रे यहाँ पर असीरगढ़ दर्रा है। लोक नृत्य है यहाँ की मटकी नृत्य, कर्म और तितली नृत्य। जिले कितने हैं? 55 है। विधानसभा में सीटें 230, लोकसभा में 29 और राज्यसभा में 11। क्लियर हो गया आप सभी को? मध्य प्रदेश कहाँ पड़ता है? भारत का जो मध्य का हिस्सा है यानी कि मध्य प्रदेश, ठीक है। इसको आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं, मध्य में पड़ता है ये। कौन कौन से राज्य यहाँ पे सीमा साझा करते हैं, इन सब चीजों को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हर वीडियो में बताया जाता है, तो ये सब आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब कुछ रिवीजन पॉइंट देख लेते हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू किया। खजुराहो नृत्य महोत्सव का 50वां संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया था। देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन भी यहीं पर किया गया। रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई। ग्वालियर में 99वां तानसेन समारोह आयोजित किया गया। राज्य के सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई।
दमोह में भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया और दिव्यांगों के लिए देश का पहला हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर भी यहीं पर स्थापित किया गया। नौकरियों में महिलाओं को 35% की आरक्षण देने वाला ही राज्य भी मध्य प्रदेश ही बना है। हाल ही में भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स। अभी तक जो भी अंतरिक्ष मिशन होते थे उसमें कोई भी मानव नहीं होता था, लेकिन पहला ये अंतरिक्ष मिशन होने जा रहा है जिसमें कि मानव मनुष्यों को भेजा जाएगा अंतरिक्ष में। तो कितने लोगों को नामित किया गया है? 4 लोगों को नामित किया गया है। कौन कौन है ये चारों? तो आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए कौन कौन है ये। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर है, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन है, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। ठीक है, इन चारों को आप याद रखेंगे, इनके नाम भी याद रखेंगे। गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है। इस परियोजना के तहत चालक दल के सदस्यों को 3 दिवसीय मिशन के लिए 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। 3 दिवसीय मिशन होगा और ऊंचाई कितनी होगी? 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजा जाएगा इनको। यह मिशन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसरो द्वारा ये किया जा रहा है। इसरो के बारे में बहुत बार आपको बताया गया है, तो आज आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे इसरो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने कहां पर सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण किया? तो दोस्तों भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ में भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण किया है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये आर्टिकल दिया गया है आपको कुछ इस तरीके से। ये सौर बैटरी परियोजना यहाँ पर सोलर सेल लगाए गए हैं छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में। किसके द्वारा किया गया है? ये भारतीय सौर ऊर्जा निगम के द्वारा किया गया है। भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली है ये। इसकी क्षमता कितनी है? तो 40 मेगावाट की क्षमता। यहाँ पर एक और पॉइंट आप याद रखेंगे, भारत का पहला सौर ऊर्जा शहर सांची मध्य प्रदेश को घोषित किया गया है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत का पहला सौर ऊर्जा शहर कौन सा है, तो आप बताएंगे सांची। क्लियर है सबको? चलिए, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है विष्णुदेव साय जो कि बीजेपी पार्टी से है, और गवर्नर है विश्वभूषण हरीश चंद्र जी। झीलें यहाँ पर है बूढ़ापारा झील, तलीबंध तालाब। आगे बढ़ेंगे हम और छत्तीसगढ़ से इंपॉर्टेंट जो कुछ हाल ही में रिसेंट घटनाएं हुई थी उनका रिवीजन करेंगे। तो जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज ने छत्तीसगढ़ में समाधि ली। महतारी वंदना योजना 2024 छत्तीसगढ़ की योजना है। अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना भी छत्तीसगढ़ ने ही शुरू की है। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि अयोध्या ने शुरू किया, उत्तर प्रदेश नहीं, छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है रामलला दर्शन योजना। बसवराज एजुएस मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है इन्हें। राम मंदिर के सम्मान में 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया किसने? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। रमन सिंह विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए। विष्णुदेव साय ये राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 15 करोड़ रुपए जारी की गई और हरेली उत्सव जो है वो भी छत्तीसगढ़ में ही मनाया गया है। क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन कहां पर शुरू हुआ? तो दोस्तों भारत और जापान के बीच सैन्य अभ्यास जो धर्म गार्जियन होता है, आप सबको पता होना चाहिए ये, क्योंकि बहुत बार बताया गया है। ये हाल ही में शुरू हुआ है राजस्थान में। इस बार इसका 5वां संस्करण है और इसका उद्देश्य है सैन्य सहयोग को मजबूत करना। जैसा कि जितने भी मैक्सिमम सैन्य अभ्यास होते हैं उनका यही उद्देश्य होता है कि जिन जिन देशों के बीच ये सैन्य अभ्यास होते हैं वो लोग एक दूसरे के सैन्य प्रणालियों को जाने, उनके युद्ध करने के तरीकों को जाने। तो इसका उद्देश्य भी यही है, सैन्य सहयोग को मजबूत करना। इस अभ्यास में सामरिक अभ्यास और विशेष हथियार कौशल शामिल है। भारत और जापान के बीच में कुछ और भी सैन्य अभ्यास होते हैं जिनका नाम जान लीजिए आप। शिन्यू मैत्री हो गया, धर्म गार्जियन आपने देखा ही, वीर गार्जियन, जिमैक्स और मालाबार। चलिए अब कुछ प्रमुख सैन्य अभ्यास जो कि हाल ही में हुए हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं। शांति प्रयास 4 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास था जो कि नेपाल में आयोजित किया गया। मिलन नौसैनिक अभ्यास बहुराष्ट्रीय था, ये भी विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया। वायु शक्ति 2024 जैसलमेर राजस्थान में आयोजित किया गया, भारतीय वायुसेना ने किया है इसका आयोजन। स्टेट फास्ट डिफेंडर 2024 नाटो देशों द्वारा जारी किया गया, बाल्टिक देशों में। साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच में, मिस्र में हुआ यह आयोजित। अभ्यास खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ, हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन हुआ। सहयोग काइजिन भारत और जापान के बीच में ये भी होता है, चेन्नई के तट पर इस बार इसका आयोजन हुआ। एक्स अत्युता भारत और थाईलैंड के बीच में होता है ये, जो कि थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया।
डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई के बीच होता है, राजस्थान में इसका आयोजन किया गया। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन, ये भी बहुराष्ट्रीय अभ्यास है और लाल सागर में इसका आयोजन किया गया। बिनपैक्स 23, तो भारत और वियतनाम नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया हनोई वियतनाम में। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। इराक के बगदाद में आयोजित तीरंदाजी एशिया कप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीता? तो दोस्तों भारत ने जीत लिए हैं 14 मेडल। ये जो है इराक के बगदाद में आयोजित हुआ था, ये एशिया कप तीरंदाजी का है और इसमें भारत ने 14 मेडल जीते हैं, जिसमें से 9 गोल्ड थे, 4 सिल्वर थे और 1 ब्रॉन्ज थे। महिला व्यक्तिगत रिकर्व वर्ग में 3 बार की ओलंपियन दीपिका कुमारी ने गोल्ड मेडल जीता है। परनीत कौर महिलाओं का स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं और प्रथमेश जावकर ने भी पुरुष वर्ग का खिताब जीता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 में मेडल टैली में शीर्ष पर कौन है? तो दोस्तों खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का जो आयोजन हुआ था, इसमें जो सेना है, आर्मी जो है, ये है शीर्ष पर। इसने सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीते हैं। ये चौथा संस्करण था खेलो इंडिया विंटर गेम का और ये कश्मीर में आयोजित हुआ था। तो इसमें सेना ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं। इसने 10 जो है ये टोटल गोल्ड मेडल जीते हैं और यही इसकी विजेता भी रही है। आयोजन इसका 2 स्टेज में किया गया था। पहला स्टेज लद्दाख में 2 से 6 फरवरी के बीच में हुआ था और दूसरा स्टेज जम्मू कश्मीर में हुआ था 21 से 25 फरवरी के बीच में। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आयोजन कहाँ किया गया, अगर लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों दिया है तो जाहिर सी बात है उपरोक्त दोनों एक ऑप्शन होगा, और अगर दोनों नहीं दिया है तो आप ध्यान रखेंगे लद्दाख या फिर जम्मू कश्मीर, दोनों में से एक आपको मिलेगा ही मिलेगा। शुभंकर इस बार का क्या था? सीन ए शी या सान, जिसका की अर्थ होता है राजसी हिम तेंदुआ, ये था इस बार का शुभंकर। उद्घाटन इसका खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ने ही किया था। तो इसमें विजेता भारतीय सेना थी। टोटल 10 गोल्ड मेडल जीते थे इसमें और 5 सिल्वर 6 ब्रॉन्ज जीते थे, यानी कि टोटल 21 मेडल जीते थे। किसने? 21 मेडल। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसको। दूसरे नंबर पे कर्नाटक था जिसने 9 गोल्ड 2 सिल्वर और 0 ब्रॉन्ज, यानी कि इसने टोटल 11 मेडल जीता था। तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र था जिसने 7 गोल्ड 8 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज जीते थे। ठीक है, तो जो विजेता होती है, आपको पहले भी बताया गया है कि विजेता टीम वही होगी जो कि सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतती है, तो इसमें थी आर्मी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुबई ने किस देश के नागरिकों के लिए 5 वर्ष का मल्टी एंट्री वीजा लॉन्च किया? तो दोस्तों दुबई ने भारत के नागरिकों के लिए 5 वर्ष का मल्टी एंट्री वीजा लॉन्च किया है। दुबई यूएई में पड़ता है, आप सबको पता है। 5 इयर्स मल्टी एंट्री टूरिज्म वीजा फॉर इंडियंस दुबई ने लॉन्च किया है। तो इस वीजा की क्या खासियत है? जिस भी भारतीय नागरिक के पास यह वीजा होगा वह 5 वर्ष के लिए कभी भी दुबई में जा सकता है। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया डिसाइड की गई है, जो क्राइटेरिया पूरी होने पर ही उसे यह वीजा मिलेगा। दुबई में 2023 में भारतीय आगंतुकों में 25% की वृद्धि हुई है। जाहिर सी बात है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ही दुबई ने यह वीजा लॉन्च किया है ना। तो यह आंकड़ा कुल कितना है? 2.46 मिलियन का है। दुबई ने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और पर्यटन और व्यापार सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच 5 वर्ष का मल्टी एंट्री वीजा पेश किया है। तो जैसा कि मैंने बताया सभी देश जो है इस समय पर्यटन को काफी ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, तो यूएई ने भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ही भारतीयों के लिए यह वीजा लॉन्च किया है। यूएई से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे आप, जैसे कि हाल ही में एफएटीएफ ने यूएई को ग्रे लिस्ट से बाहर किया है। यूएई की राजधानी अबू धाबी होती है। राष्ट्रपति यहाँ के मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है और मुद्रा यहाँ की है दिरहम। आगे बढ़ेंगे और यूएई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का रिवीजन करेंगे। तो यूएई को एफएटीएफ की वित्तीय अपराध निगरान सूची से हटाया गया। अभी आपको मैंने बताया विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन का आयोजन भी यहीं पर किया गया। अबू धाबी में बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। दुबई लगातार तीसरे वर्ष दुनिया का नंबर 1 गंतव्य बना है। ट्रिप एडवाइजर ट्रेवलर्स चॉइस अवार्ड जीता है इसने। यही अवार्ड जीत करके यह लगातार तीसरे वर्ष दुनिया का नंबर 1 का गंतव्य बन गया है। दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर संयंत्र ऊर्जा का उद्घाटन भी यहीं पर हुआ है। भारत ने एक समर्पित व्यापार क्षेत्र भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा भी यहीं पर की है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो देखिए, जो पहला होता है वो जाहिर सी बात है इम्पोर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे आप लोग इसको भी। तो कौन बनी है? ये बनाई गई है मरियम नवाज। मरियम नवाज कौन है ये? तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। यहाँ देखिए इमेज में दी गई है ये मरियम नवाज। तो मरियम नवाज जो है वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री, जो कि 3 बार वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, नवाज शरीफ की बेटी हैं। और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN की पार्टी की लीडर भी हैं। कुछ प्रमुख पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ और नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? शहबाज शरीफ बनाए गए। नए राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी जी हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और मुद्रा यहाँ की पाकिस्तानी रुपया है। तो ये तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पड़ोसी देश है और बहुत ज़्यादा चर्चे में भी रहता है ये। तो चलिए रिवाइज करेंगे। पहली महिला, हाल ही में जितनी भी पहली महिला की नियुक्तियां हुई है, या जो भी ऐसी महिलाएं जो कि पहली बार कुछ अच्छा काम की हैं या किसी अच्छे काम के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया है, तो उनको हम लोग यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं। प्रोफेसर अदिति सेनडे GD बुर्ला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक बनी है ये। न्यायमूर्ति रितु बाहरी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है ये। प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनाया गया है इन्हें। आलिया भट्ट सऊदी अरब के जॉय अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है ये। दिव्य कीर्ति सिंह घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। दीपा भंडारे सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी। नीना सिंह CISF प्रमुख बनने वाली पहली महिला हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। डॉक्टर सवीरा प्रकाश पाकिस्तान में चुनाव लड़ने वाली पहली हिंदू महिला बनी है। लालरिन पुरी मिजोरम की पहली महिला मंत्री बनी है। तो दोस्तों, आज की क्लास वीडियो कैसी लगी है आपको? कितना हद तक आपको समझ में आया है? आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको भी इसकी PDF दी जाती है और भी जो भी वीडियोस आते हैं उन सभी की PDF टेलीग्राम पर भेजी जाती है। आप हमारा WhatsApp चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर भी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है आपको, और भी इम्पोर्टेंट जो भी नोटिफिकेशन होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं, यहाँ पर दिए जाते हैं। तो हमारा लास्ट डे का क्वेश्चन था, इफ्को के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दिलीप संघानी जी इफ्को के वर्तमान अध्यक्ष हैं। और अगला क्वेश्चन था कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का चुनाव चिन्ह क्या था, जिसे वहां के चुनाव आयोग ने छीन लिया था? तो क्या था ये? बैट था। हाल ही में इमरान खान बहुत चर्चे में रहे हैं, तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको ध्यान में रखिएगा आप लोग। आज का क्वेश्चन है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF का मुख्यालय कहाँ पर है। और दूसरा क्वेश्चन, भारत मालदीव श्रीलंका त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 में श्रीलंका कब जुड़ा? तो दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सब के बारे में डिटेल जानकारी, जितनी भी आपको जो भी जानकारी पता है, उन सबको आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और आज की क्लास कैसी लगी है आप लोग को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं आप सबसे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।